अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम इस वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ का पार्ट टू यानी सेकंड पार्ट इसका जो है वो हम करने जा रहे हैं, यानी दूसरा वीडियो हम इस पर देने जा रहे हैं, दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सिर्फ ये क्लियर करने की कोशिश की थी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, आप लिखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। ये आप इस तरीके से लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज्ड लूप। और इस क्वांटिटी को हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा पहले पार्ट में। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है ये हमने उसमें डिफाइन किया। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ around a conductor carrying current is equal to mu naught times the current threading the conductor. mu naught मतलब absolute permeability in free space, ठीक है ना। permeability in free space जिसको आप absolute permeability भी कहते हैं, absolute permeability times the current threading the conductor। मतलब ये हुआ कि आप इसको ठीक से समझने के लिए फिर मैं इसकी स्टेटमेंट में आपको नोट करवाता हूं। आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है। इसके बारे में हमने पार्ट वन में भी थोड़ी सी बात की थी। अब मान लीजिए इसमें से करंट जो पास हो रही है दैट इज आई। अब अगर ये एक कंडक्टर है, यहां पर हमने एग्जांपल के तौर पर एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो दरअसल इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, इस तरह से, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ सम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और हम उन सर्कल्स को इस तरह से बना सकते हैं, इस तरीके से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बिल्कुल एंडलेस लूप्स हैं, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द लूप्स के फॉर्म में है। अगर हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें यानी B डॉट डी एल देखें किसी भी इस वाले ऐसे लूप में जो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द लूप बन रहा है, ये मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक लूप है जिसको हम एम्पियर लूप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एम्पियर लूप है या मैग्नेटिक लूप है अराउंड दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है आई, ठीक है ना। अगर हम मान के चलें कि एक लूप इसके इर्द गिर्द इस तरह से बन रहा है, और भी लूप्स बनेंगे इसके अंदर भी बाहर भी इस तरह से और यहां से भी, यानी बहुत सारे मैग्नेटिक लूप्स ऐसे होंगे जिनके रेडियस डिफरेंट होंगे, लेकिन फिलहाल हमने एक लूप यहाँ पर उसको कंसिडर किया। और मान लीजिए इसका कोई रेडियस है यहां से यहां तक, अगर मान लीजिए डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है आर, ठीक है, यानी इस लूप का रेडियस है आर। और अगर यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी, ठीक, ये हमें बाद में काम आएगा, लेकिन फिलहाल लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर आप इस लूप में, ये कोई भी लूप हो सकता है, ये अंदर अंदर वाला लूप जिसका रेडियस कम हो, या बाहर इसके भी हो सकता है लूप जिसका रेडियस इस लूप से ज्यादा हो, यानी लूप ऑफ एनी रेडियस अराउंड दिस कंडक्टर, कोई भी लूप। अगर आप मान लीजिए अब एक लूप आप एज्यूम करते हैं जिसका रेडियस क्या है आर, अगर आप ये लूप ले लेते हैं तो लॉ हमें कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग द लूप। ये लूप बन किस क्यों रहा है? पहले सबसे पहली बात ये है, ये लूप इसलिए, कोई भी मैग्नेटिक लूप जो यहां इस कंडक्टर के इर्द गिर्द बन रहा है, that is formed because of the current passing through this conductor, because as per Oersted a current carrying conductor
develops a magnetic field around it. हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके इर्द गिर्द। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। उन्हीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में से हमने एक लूप ले लिया ये, जिसका रेडियस r है। अब अंदर भी ऐसे सर्कल्स हो सकते हैं, इसके बाहर भी सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने एक ले लिया जिसका रेडियस r है। अगर हम इस लूप पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl फॉर दिस क्लोज्ड लूप, यानी पूरे इस क्लोज्ड लूप के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो लॉ कहता है वो होता है किसके बराबर, म्यू नॉट टाइम्स आई। वो होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। म्यू नॉट टाइम्स यानी म्यू नॉट इनटू करंट, म्यू नॉट इनटू करंट, कौन सी करंट, थ्रेडिंग द लूप, जिसकी वजह से ये लूप बन रहा है या जो इस लूप में से करंट थ्रेड करके जा रही है। मतलब अगर ये लूप है तो अगर मैं इस तरह से कंडक्टर रखूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लूप तो ये है, ठीक है ना, अगर इस कंडक्टर में से करंट पास हो रही है वो हम मान सकते हैं कि वो इस लूप में से करंट थ्रेड होके जा रही है, इट इज थ्रेडिंग द लूप। करंट इस लूप में से पास नहीं हो रही है बल्कि करंट इस लूप में से थ्रेड करके जा रही है, ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से करंट जा रही है थ्रेड करके, थ्रेडिंग द लूप, हाँ ये थ्रेड करके जा रही है इस लूप में से, और इस कंडक्टर के इर्द गिर्द या इस करंट के इर्द गिर्द जो लूप बन रहा है उसका लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, क्लोज्ड लूप में वो लाइन इंटीग्रल होता है म्यू नॉट आई। म्यू नॉट मींस एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आप लिखते हैं, एंड आई इज करंट दैट थ्रेड्स द लूप। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम एक बार लिख लेते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट को, आप जरा इसको नोट करें। It states that the line integral of magnetic field for a closed loop around a conductor carrying current is equal to mu naught times the current threading the current, mu naught times the current threading the loop in free space, in फ्री स्पेस। यानी ये ट्रू किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। क्यों, क्योंकि म्यू नॉट जो है ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, और किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अगर कोई और मीडियम वहां पर होगा एयर और वैक्यूम के बगैर तो यहाँ पर म्यू नॉट नहीं लगेगा, फिर आपको उसकी परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी देखनी होगी उस मीडियम की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ही यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, यानी म्यू नॉट ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट थी। अब हमारे पास क्या है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई कैसे होता है, ये हमें देखना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे B डॉट dl, ठीक है। व्हाट इज B डॉट dl, इक्वल टू B डॉट dl होता किसके बराबर है, इन दिस क्लोज्ड लूप। तो मैं इसके बदले इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू, शाबाश, इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज्ड लूप B dl इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि जब ये डॉट प्रोडक्ट है A डॉट B, वो बेसिकली क्या होता है, A B cos थीटा। इसी तरह से B डॉट dl ये बेसिकली होगा B dl cos ऑफ थीटा, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, ठीक है, ये फिर आगे बढ़ेंगे तो किसके बराबर होगा, यहां पर देख लीजिए। अगर हम देखना चाहें यहाँ पर ये थीटा जो है ये कौन सा एंगल है, जरा बताइए कौन सा एंगल है। यकीनन जब आप लिखते हैं इस तरह से A डॉट B, आप लिखते हैं ये किसके बराबर है, A मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये थीटा जो यहाँ पर होता है ये एंगल किसके को किस 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 वेक्टर के दरमियान, ये किसके दरमियान ये एंगल बनता कहां पर है, दिस थीटा इज एक्चुअली द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन A एंड B। ये इस A और B के दरमियान जो एंगल होता है वही ये थीटा होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन B एंड DL। तो हमें पहले देखना होगा B किस तरफ है और DL किस तरफ है। पहले पार्ट में, इस लेक्चर के पहले पार्ट में, यानी जो पहला वीडियो हमने इसमें दिया, वहां हमने ये बताया कि अगर आप राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से आपको क्या करना पड़ता है, शाबाश, आपको इसमें
आप एज्यूम करते हैं कि आपने इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ले लिया और आपने करंट को रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने कंडक्टर को assume that you are holding the conductor in your right hand and you have to raise the thumb in the direction of current। फिर जैसे ये फिंगर्स कर्ल हो रही है, जिस तरफ ये कर्ल हो रही है, now you see the fingers are curling inwards, ये इस तरफ, ठीक है ना। अगर आपको इस पॉइंट पर मान लीजिए, इस पॉइंट पर बताना हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, जिस तरफ फिंगर्स कर्ल हो रही है, यानी ये लूप इस तरह से बन रहा है, इस तरह से इस कंडक्टर के इर्द गिर्द बन रहा है लूप, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आप जरा देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इनवर्ड्स, आपने टेंजेंट भी ड्रॉ करना है इनवर्ड्स, तो वो टेंजेंट जिस तरफ होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो वो टेंजेंट अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अगर करंट ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट पर फिंगर्स कहाँ किस तरफ कर्ल होंगी, वो तो इनवर्ड्स कर्ल होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंट जो हो डालना होगा हमें इनवर्ड्स डालना होगा। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आपको मानना है कि ये एक टेंजेंट है और ये हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ड्रॉ किया है, यानी इनवर्ड्स। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब डायरेक्शन ऑफ डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन आपने वही लेनी है, वहां से ही लेनी है जहां से ये कर्ल हो रही है फिंगर्स, तो ये इस तरफ कर्ल हो रही है। अब जब ये इस तरफ अंदर की तरफ कर्ल हो रही है, आपको अंदर ही तरफ डीएल लेना है, मकसद ये है। ये देखिए ये आपका कंडक्टर है, ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर देखिए फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही हैं इनवर्ड्स, तो आपने टेंजेंट किस तरफ ड्रॉ करना है इनवर्ड्स। ये जो मैंने दूसरा पेन, ये ग्लो पेन यहाँ पर ले लिया, ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा एट दिस पॉइंट, पॉइंट पी पर टेंजेंट, क्योंकि फिंगर्स इनवर्ड्स कर्ल हो रही है, टेंजेंट बाहर की तरफ नहीं आएगा, टेंजेंट भी अंदर की तरफ जाएगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यही टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। बात रही फिर बाकी डीएल, डीएल कौन सा है, डीएल एक पार्ट है इस लूप के ऊपर, ये जो लूप बन रहे हैं, लूप्स बन रहे हैं, इस लूप में से जो लूप आप कंसिडर कर रहे हैं उस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लीजिए, वो डीएल है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ ये लूप जा रहा है, लूप किस तरफ जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो डीएल की डायरेक्शन वही है। अब मान लीजिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये जो पार्ट आप मेरी इस मिडिल फिंगर का देख रहे हैं ये डीएल है, और इस पर मैं टेंजेंट डाल रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताइए डीएल और इस टेंजेंट के दरमियान कोई एंगल बन रहा है, जीरो बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो डीएल है पार्ट ऑफ दिस लूप, इस लूप का एक छोटा सा हिस्सा, उसके ऊपर ही आपने टेंजेंट डाल दिया है। तो आपने अगर इस तरह, ये टेंजेंट अगर इस तरह होता तो डीएल के साथ क्या बनता, 90 डिग्री, लेकिन अब ये टेंजेंट इस तरह है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट तो वैसे इस तरफ हो ही नहीं सकता, तो इस तरफ टेंजेंट है, डीएल ये है, इसी के ऊपर टेंजेंट भी है, सो एंगल बिटवीन डीएल एंड द टेंजेंट इज जीरो। मगर टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो। तो मैं यहां पर लिखूंगा शाबाश बी डीएल cos 0, एंड व्हाट इज cos 0, cos 0 इज 1। तो हमें क्या मिलेगा यहां पर बताइए, हमें मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, शाबाश, इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू व्हाट, बी डी एल cos 0 इज 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे b डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इंटीग्रेट होगा, डीएल 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 डीएल, ये सारे डीएल्स इंटीग्रेट होंगे, तो जब डीएल इंटीग्रेट होंगे तो क्या बनेगा, इस पूरे लूप का सर्कमफेरेंस बनेगा। तो पूरे लूप का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो हम लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू, इस पूरे लूप का सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अब जरा बताइए एक्चुअली ये कंडक्टर क्या है, ये तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और स्ट्रेट कंडक्टर के सामने यहां पर एक पॉइंट है। आपने ये पहले ही किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर आपके पास हो, उसमें से करंट पास हो रही हो आई, और अगर यहां पर कोई पॉइंट हो, पॉइंट पी,
और उस पॉइंट की अगर कोई डिस्टेंस r हो फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके लिए आप एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, ये होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना, if the straight conductor carries current, then the magnetic field at any point in the neighborhood of that conductor at some distance r is given by mu naught I divided by 2 pi r. इसका मतलब ये भी तो स्ट्रेट कंडक्टर ही है, यहाँ पर पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस ये r है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B, तो वो B कितना होना चाहिए अब म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 pi r, लिहाजा हम इस B का वैल्यू दे देते हैं म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 pi r, और यहाँ पर क्या है 2 pi r, ये 2 pi r एंड 2 pi r विल कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, शाबाश, आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव हो गया स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। अब जरा आप देख लीजिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर द क्लोज्ड लूप, ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई। मतलब ये लूप छोटा हो उसका रेडियस कम होगा, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये लूप बड़ा हो तो उसका रेडियस बड़ा होगा, लेकिन लाइन इंटीग्रल विल रिमेन सेम, लाइन इंटीग्रल वही रहेगा क्लोज्ड लूप के लिए, क्योंकि इसमें r तो है ही नहीं। इसका मतलब मैं अगर ये पॉइंट यहां पर ले आऊं, वहां ले जाऊं, उधर ले जाऊं, तो जो भी क्लोज्ड लूप उस पॉइंट में से पास हो रहा होगा, उसके ऊपर उस क्लोज्ड लूप पर जब हम लाइन इंटीग्रल को ढूंढेंगे, देखेंगे, तो वो हमेशा ही म्यू नॉट आई होगा। वो डिपेंड ही नहीं करेगा इस पर कि वो पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर है। ये याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नजदीक वाले पॉइंट पर ज्यादा होगी, ये देखिए B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, नजदीक वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। लूप का साइज यानी रेडियस ऑफ द लूप कम हो, ज्यादा हो, बड़ा लूप हो, छोटा लूप हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम फॉर एनी लूप अराउंड द कंडक्टर, ठीक है कि नहीं। दूसरा, जब ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो ये शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है कि लूप की शेप सर्कुलर भी हो सकती है, लूप कभी ऐसे भी हो सकता है, इसको भी आप लूप कहेंगे। देखिए क्लोज्ड लूप का मतलब ये नहीं है वो हमेशा सर्कुलर हो या फिर ओवल हो। क्लोज्ड लूप का मतलब है आपने यहाँ पर एक पॉइंट शुरू किया है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वहां यहाँ ऊपर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वापस उस पॉइंट पर आ रहे हैं। इस लूप की शेप ये भी हो सकती है, लूप की शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, लूप ट्राइंगुलर भी, कोई भी शेप का हो सकता है, ओवल हो सकता है, लूप को आप मान सकते हैं ओवल शेप में है, सर्कल है या सर्कुलर शेप में है, ठीक है ना। तो लूप इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द लूप। तो एम्पेयर सर्किट लॉ में क्या कहा गया है कि अगर किसी कंडक्टर में से कोई करंट पास हो रही है और अगर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं, मैग्नेटिक लूप्स, तो कोई भी मैग्नेटिक लूप अगर आप लेंगे और उस पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वो हमेशा ही होगा म्यू नॉट आई, यानी म्यू नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू आई, यानी जो करंट उन लूप्स में से उसमें से थर्ड करके जा रही हो, जिस करंट की वजह से वो लूप बन रहे हो, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज एम्पेयर सर्किट लॉ, और हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया। लेकिन ये याद रहे बच्चों कि इस लॉ में एक करेक्शन बाद में बताई गई जिसको मैक्सवेल ने किया था, तो हमने इसको फिर मॉडिफाई किया इस एम्पेयर सर्किट लॉ को। अभी तो आपको यही चाहिए इस चैप्टर में, लेकिन आपको एक आगे चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, जहां हमें मैक्सवेल्स करेक्शन भी यहाँ पर इस लॉ में डालनी होगी, और उस वक्त ये लॉ कहलाता है फिर एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ। अगर आप कहीं पर देखें एम्पियर सर्किट लॉ तो वो यही है, और अगर आप कहीं पर लिखा हो एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ तो उसका मतलब मॉडिफिकेशन के साथ इस लॉ को लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो फिलहाल हमारे पास टॉपिक था ये एम्पियर सर्किट लॉ, इसका पार्ट 2 हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।